इस बात का ऐलान कर रहे हैं। तो अमित गोयल जी लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे। अमित जी, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जरिए किसान, नौजवान, रोजगार और गरीबों को साधने की कवायद की है। सवाल ये कि कांग्रेस के लिए किसान कितना महत्वपूर्ण है, ये दर्शाता है इस बात से कि अलग से बजट ला रही है कांग्रेस किसानों के लिए। किसान को जब जब मुद्दा बनाया गया, परिणाम क्या रहे हम सब ने देखे। ऐसा क्या रहेगा कि अब वो आपके मैनिफेस्टो को इससे अलग देखने में, कि मैनिफेस्टो अगर आप ऐसा बनाए कि नहीं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपसे कुछ हल्का हो, क्या शामिल करेंगे ऐसा? देखिए बहुत ही झूठा, अनैतिक, राष्ट्र विरोधी और गैर जिम्मेवाराना घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र को 4 शब्दों में मैंने डिफाइन किया है। राहुल गांधी जी ने आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें कही, कुछ बातें शायद आपने दिखाई नहीं। उन्होंने एक बात और कही, मैंने देखा था कि हमने जो वादा राजस्थान में किया था कि हम 10 दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे, हमने 2 दिन में पूरा कर दिया जी। आप लक्ष्मी जी बहुत बड़े चैनल की एंकर हैं, सारे पत्रकार हैं, आपको जानकारी है कि राजस्थान में किसानों की क्या स्थिति है, कांग्रेस ने क्या किया है। उन्होंने वादा यह भी किया था कि राजस्थान के सभी बेरोजगारों के खाते में, युवकों के खाते में 3,000 रुपए, युवतियों के खाते में 3,500 रुपए आएंगे। 1 मार्च से आने की बात थी, आज तक उसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और राजस्थान में 33 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं और सरकार जिनको देना चाह रही है उनकी संख्या 72,000 है। उसमें भी किसी को आज तक 1 रुपया का 1 पैसा भी किसी को खाते में पहुंचा नहीं है। तो आज की तारीख में और जिस तरह का घोषणा पत्र के अंदर आप ये देखिए, अनैतिकता की स्थिति देखिए आप, कि किसी भी मामले में जमानत आसानी से मिल जाएगी, मतलब गैर जमानती बहुत अपवाद स्वरूप होगा। तो आप ये देखिए देश में क्राइम की स्थिति क्या होगी, चोरी की स्थिति क्या होगी, गोली चलाने की स्थिति क्या होगी, महिला के प्रति अपराधों की स्थिति क्या होगी। फिर आप ये कहते हैं कि स्पेशल आर्म्स एक्ट को हटाया जाएगा। मतलब ये आप ये देखें कि हमारे सेना के जवान जो देश के डिस्टर्ब एरिया में देश विरोधी लोगों के साथ में कार्रवाई कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनसे संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जान पर खेल रहे हैं। आप किस तरह का घोषणा पत्र जारी करना चाहते हैं देश की जनता के साथ में? मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि एक इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी जिसके अंदर 50 साल जिसने देश में शासन किया और 50 साल के बाद में भी अगर वो गरीबों की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि 50 साल का कुशासन जिम्मेवार है। अमित गोयल जी, किसान से लेकर गरीब से लेकर अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति के लिए कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अगर सत्ता में आते हैं तो हर गरीब को 6,000 रुपए महीने, यानी कि कहीं ना कहीं 72,000 एक साल में उनके खाते में पहुंचेंगे। किसान के लिए अलग से बजट बनेगा, जो कि अब तक कोई गंभीर उतना नजर नहीं आया। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित करेंगे? लक्ष्मी जी आप ये देखिए, नेहरू जी के बाद में इंदिरा जी के बाद में राजीव जी के बाद में सोनिया जी के बाद में मनमोहन जी और उसके बाद अब राहुल जी। मतलब मोटे मोटे तौर पे बात की जाए तो कांग्रेस की ये 5वीं पीढ़ी है जो इस तरह के वादे कर रही है। 50 साल पर देश पर शासन करने वाली पार्टी और आज भी न्याय की बात कर रही है और आज भी झूठे वादे करने की जरूरत पड़ रही है। तो ये तो आप मान ही सकते हैं कि 50 साल का जो आपका शासन था उसमें आप पूरी तरह से फेल हो चुके थे। दूसरी बात है, कौन से गरीबों की बात कर रहे हैं? आज ये बात कर रहे हैं कि हम 72,000 रुपए देंगे साल के, 6,000 रुपए प्रति माह देंगे, 5 करोड़ लोगों को देंगे। आज की तारीख में भारत सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिन 5 करोड़ लोगों की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, उनके खाते में 5,34,000 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको सहायता मिल रही है। तो वो आंकड़ा तो 1,08,000 रुपए का है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। तो मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस का शासनकाल था, यूपीए सेकंड, उस समय आप स्थिति देखिए, मुद्रास्फीति की दर 12.7% थी, जो पिछले 5 साल में कभी 5% से ऊपर नहीं गई। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो 300 अरब डॉलर था वो 425 अरब डॉलर है। ठीक है, आपको अगर ऐसा आप लगता है टैक्स कि पेयर की बात करें 3.8 करोड़ से लेकर अभी हो गए 7 करोड़। एक मिनट लक्ष्मी जी, एक बात और, लक्ष्मी जी, बाकी मेहमान भी ऐसे थोड़ा समय आपके लिए नहीं है, लौटूंगी आपके पास प्लीज। आरसी चौधरी मुझे अपनी बात, आरसी चौधरी एक सेकंड सर, बहुत समय दिया है, लौटूंगी आपके पास, थोड़ा सा इंतजार। आरसी चौधरी, बीजेपी का ये कहना है कि झूठे वादे आपने विधानसभा में किए,
किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया, आप नहीं कर पाए। इस बार फिर से आप लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आपने 3 बिंदुओं पर जो फोकस किया है, आपने कहा है कि 20% जनता जो कि बेहद गरीब है उसके खाते में 72,000 रुपए साल में आप डालेंगे। दूसरा, आपने कहा कि जीडीपी का 6% हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। तीसरा, आप किसानों के लिए भी माफी जैसी योजनाएं लेकर चल रहे हैं। सवाल यह है कि इन 3 योजनाओं पर अगर आप इतना बड़ा खर्च करेंगे तो बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बाकी के जो क्षेत्र बचते हैं उसके लिए आपके पास क्या बचेगा? सबसे पहले तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा ये जो घोषणा पत्र है वो झूठा है, अनैतिक है और तमाम उन्होंने बातें कही। आज से पहले 5 साल पूर्व 2014 के अंदर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 करोड़ का वादा किया था। आज ये कह रहे हैं कि वो वादा इन्होंने निभा दिया, वो झूठ नहीं था। इन्होंने वादा किया था कि महिलाओं को हम सुरक्षा देंगे, सुप्रीम कोर्ट बार-बार कहता है मेरा सवाल सुना नहीं क्या आपने? वो झूठ नहीं है। आरसी चौधरी, मेरा सवाल हम लागत का डेट देखिए मैं घुमाना नहीं चाह रहा। बीजेपी के व्यक्ति ने जो बातें कही, झूठ बोला, जो चीजें बात कही, मैं कह रहा हूँ 2000 लक्ष्मी बोलने दीजिए, लक्ष्मी बोलने दीजिए। आप है ना, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। आपने कहा बीजेपी के ने कहा, आपने उसको बिल्कुल व्यवधान नहीं किया और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया आपने बीजेपी के साथ में आपने एक बार भी नहीं बोला। आपने कहा नहीं ये झूठ कैसे हुआ? 2019 का जो वादा है, 2019 का जो वादा है आज कैसे झूठा कह दिया? आपको पूछना चाहिए था उनसे, सत्ता में आएंगे निभाएंगे तब पूछना चाहिए था, लेकिन आपने मान लिया और बीजेपी के साथी ने कहा और जैसे मैंने बोला तो आपको लगा कि ये बजट कैसे आएगा। आपने नहीं पूछा था काला धन की जो बात की थी, क्या हुआ? का क्या हुआ ये नहीं कहेंगे, मेट्रो कोच का क्या हुआ ये नहीं कहेंगे, अलग बजट जो रेलवे का चलता था उसका क्या हुआ ये नहीं कहेंगे। किसान की बात कर रहे हैं मुद्दे पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये नहीं चाहेंगे कि आप बात लेबर हो, आप कहेंगे कि कांग्रेस नहीं बोल चाहे और नहीं बोलने दिया जाए, ये आपकी मजबूरी है। मैं जानता हूँ आप दिल से नहीं चाहते हैं, लेकिन आरसी चौधरी जरा सुनिए, समझिए और सवाल को लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। कुछ भी बोलने से नहीं चलेगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना था, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ भी रहा हूँ। मेरा सवाल इतना था कि जो 3 योजनाओं पर फोकस कर रहे हैं, 2019 के वादों के लिए ये कहता है ये झूठा है, ये अनैतिक है। अरे नैतिकता है क्या आज इस मुल्क के अंदर? नैतिक और अनैतिक किस प्रकार से बोला आपने पूछा नहीं? 2019 का तब बताएंगे, लेकिन चौधरी नहीं। आप तो कहेंगे 3 के लिए बजट कहां से सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, या तो जवाब होता नहीं है या फिर आप देना नहीं चाहते। सर झूठा था या नहीं था? आरसी चौधरी एक बार फिर से सवाल करती हूँ आपसे, अगर जवाब हो तो दीजिएगा। सवाल सुनिए जरा आरसी चौधरी, मेरा सवाल है, झूठी है तो क्यों नहीं पूछेंगे आप? आरसी चौधरी, बीजेपी के नेता आरसी चौधरी, मैंने बीजेपी से बोला कि जब अंतिम छोर तक के व्यक्ति के लिए कांग्रेस सोच रही है तो आखिर आपको खोट क्यों नजर आ रहा है? वो नहीं पूछेंगे आप बीजेपी। आरसी चौधरी आप सवाल देंगे क्या मुझे? मैंने उनसे बोला आपको खोट नजर इसलिए आ रहा है, एक सेकंड इसलिए आ रहा है कि चौथे स्तंभ को जो आवाज उठानी चाहिए, जिन वादों को करके सत्ता में आए थे और वो लोग जो झूठ बोलते बोलते इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, आप जो याद करके आए पहले बोल लीजिए, फिर सवाल करती हूं मैं आपसे। झूठा है, ये अनैतिक है, ये राष्ट्र विरोधी है और आप सुनते हैं, आप पूछते नहीं है कि 2 करोड़ का वादा क्या हुआ, 100 स्मार्ट सिटी का क्या वादा क्या हुआ, किसान की लागत का 1.5 गुना क्या हुआ, आप नहीं पूछेंगे। श्याम सुंदर शर्मा जी, आरसी चौधरी को जो याद करके आना है वही बोलना है, सिर्फ सवाल का जवाब नहीं देना, ये सोच के आता है। श्याम सुंदर शर्मा जी, आप बताइए इस पूरे मैनिफेस्टो को आप कैसे देख रहे हैं? खासकर हिंदुस्तान के भविष्य के लिए क्या रहेगा और पार्टी के भविष्य के लिए ये क्या तय करेगा? सर देखिए लक्ष्मी जी, जब आप विधानसभा के जब चुनाव हुए थे जी, जब कांग्रेस ने किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करके 3 राज्यों की सत्ता बीजेपी से छीन ली थी जी, आज इन्होंने जिस प्रकार का घोषणा पत्र जारी किया है उससे युवाओं को भी कहा है कि हम आपको सरकारी 22 लाख नौकरियां 2020 मार्च तक दे देंगे, ये वादा किया है। 10 लाख ग्राम पंचायतों में देने की बात कही है। इन्होंने फिर ये भी कहा है कि किसानों को भी हम सशक्त बनाएंगे और उसका जो कर्ज लेता है उसको आपराधिक श्रेणी में नहीं लाएंगे, सामान्य श्रेणी में रखेंगे। और देखिए गरीबी पर वार वाली बात तो बार बार कह रहे हैं कि हम गरीब के खाते में 72,000 डाल के और 5 साल में 3,060 लाख डाल देंगे जी। वादे तो बहुत अच्छे हैं, दिखता है सारी बातें हैं, क्योंकि धारा 370 को हम छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल, ये भी साथ साथ का है। और ये भी आर्म्स एक्ट में
में भी बदलाव करने की बात की है कि वो भी आपने देखिएगा कि स्कोर कार्ड करेंगे, क्योंकि सीआरपीसी में इनको अधिकार है या नहीं है बात अलग है। सारी बातें आएंगी, कोर्ट भी आएगा सामने, सब बातें आएगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि वादे तो आपने बहुत लोग लुभावने कर दिए, और ये भी कहा है कि शिक्षा का जीडीपी का 6% हम शिक्षा में खर्च करेंगे। ये 3-4 वादे तो ठीक है, लेकिन ये बात सही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पैसा जुटाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। आप अभी कह तो देंगे कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमको सत्ता चाहिए। अब भाजपा सत्ता खो नहीं सकती, वो भी अब क्योंकि मैनिफेस्टो लाएगी तो इसका निश्चित रूप से कुछ न कुछ तोड़ लाएगी कि सत्ता उनकी कायम रहे। और ये कांग्रेस और उसके समर्थित लोग सत्ता पाने के लिए वादे तो कर रहे हैं, और वादे किस प्रकार के कर रहे हैं ये भी सामने दिख रहा है कि नरेगा में। सर, इसी से जुड़ा हुआ सिंपल सवाल था जो कि आरसी चौधरी को समझ नहीं आया। मैंने सीधे तौर पर यही कहा कि 72,000 आप गरीबों को देंगे, किसानों के लिए माफी जैसी योजना चला रहे हैं, 6% जीडीपी का शिक्षा में करेंगे, तो सर बाकी योजनाओं का क्या होगा? उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। लौटूंगी सर आपके पास। उपेंद्र यादव बेरोजगार नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस जिस तरीके से वादे कर रही है, आप अपने स्क्रीन पे लक्ष्मी, आप अपने स्क्रीन पे राष्ट्र विरोधी तमाम जो बात चला रहे हैं, आप ये बीजेपी से नहीं पूछेंगे कि 370 को खत्म करने का वादा करके आए थे, वो खत्म क्यों नहीं की? देखिए, डिबेट को रिवेल नहीं कर रहा है, मैं आपके एजेंडे को रिवेल कर रहा हूँ, मैं आपके एजेंडे को रिवेल कर रहा हूँ। जिस प्रकार से आपने उसमें दिखा रहे हैं राष्ट्र विरोधी तुम हो जो ये कह रहे हो, जिन्होंने 370 का जो वादा किया था पूर्ण बहुमत के साथ लाए थे। आरसी चौधरी बेरोजगार नेता को नहीं बोलने दे रहे हैं। देखिए ना, जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार पार्टी के प्रवक्ता का समय नहीं ले रहे हैं। केंद्र के अंदर उनकी सरकार थी, आरसी चौधरी उपेंद्र यादव को बोलने दीजिए। जो तुम किसान की बात नहीं करना चाहते, ये क्या मजबूरी है? तुम बेरोजगार की बात नहीं करना चाहते, क्या मजबूरी है? बर्बाद करिए सर, प्लीज उनका टाइम आपको दीजिए ना। आपके राज्य का बेरोजगार नेता आपके सामने बोले कुछ कि वो चाहता क्या है, बातें बता रही है, हमारी बता रहे हैं कि 370 खत्म नहीं किया जाएगा, ये राष्ट्र विरोधी है। चलेगा यहाँ पर इस राष्ट्रभक्ति का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिबेट की तरह होने दीजिए प्लीज। क्यों नहीं पूछ रहे आप? प्लीज सर, उपेंद्र यादव जी बोलिए। अरे डिबेट है, आपका एजेंडा भी दिख रहा है। उपेंद्र यादव जी बोलिए। सर्टिफिकेट पॉकेट में रखिए सर, नहीं चाहिए। उपेंद्र यादव जी, सवाल दोबारा करें। सर, मेरा सवाल ये कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आप देख रहे हैं, एक और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नहीं, हम बैठे बिठाए गरीबों के जो 20% गरीब हैं उनके खाते में 72,000 साल पहुंचाएंगे। क्या आपको लगता है कि 72,000 साल पहुंचाने के बजाय अगर स्वरोजगार के अवसर पैदा होते इस पैसे से, तो लगता है कि उनका और भला हो पाता? देखो, सबसे बड़ी बात है कि देश का विकास ऐसा नहीं होगा कि एक राजनीति पार्टी दूसरी राजनीति के पैर खींचे। जब देश के विकास में कोई भी पार्टी बात करे तो उसका स्वागत करना चाहिए। यदि ये 22 लाख जो खाली पदों को 2020-22 मार्च से पहले बढ़ना चाहे तो स्वागत योग्य है। और उन्होंने एक अच्छी घोषणा ये भी की है कि जो परीक्षार्थी जो सरकारी नौकरियों में एग्जाम देने जाएंगे उनका परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा 6% जो जीडीपी का जो शिक्षा के लिए कहा वो भी अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सबको देश के विकास के लिए बात करनी है, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी। आज बेरोजगार पिसाव महसूस कर रहा है। हिंदुस्तान में सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं, बेरोजगारी और किसान। आज युवाओं की बदौलत देश की और प्रदेश की सरकार बनती है, युवाओं का सबसे बड़ा अहम योगदान होता है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि देश की स्थिति ऐसी होगी कि जो भी एग्जाम करवाई जाती है उसका पेपर लीक होता है या पेपर बिक जाता है, संस्थान जो खरीद लिए जाते जहां एग्जाम होती है, तो कानून बनाना चाहिए कि राजद्रोह का केस उसके ऊपर लगना चाहिए। पकड़े जाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं और बाहर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कानून बनाना चाहिए। आज लोग अवसाद में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा पूर्ववर्ती सरकार में अलवर में 3 लोगों ने आत्महत्या की, ट्रेंड के आगे आ गए। तो इसमें सिस्टम में सुधार होना, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, और इसमें सबसे बड़ा अहम योगदान केंद्रीय चुनाव आयोग को होना चाहिए। इस प्रकार नहीं कि 2 करोड़ का वादा कर दिया बाद में आके कई जुमले नहीं। केंद्रीय चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों की उनकी मान्यता खत्म कर देनी चाहिए। जो घोषणा पत्र में डाले वो होना चाहिए। कोई सी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, और चाहे कोई सी पार्टी हो, केंद्रीय चुनाव आयोग को नियम बनाना होगा, निर्देश देना होगा कि झूठा घोषणा पत्र पाया गया तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ऐसे में तो युवाओं के साथ छलावा होगा, कभी कहेंगे पकोड़े तले, कभी क्या होंगे, कभी लाठी चालन, कभी जेल में डालेंगे। कोई भी पार्टी है वो देश का विकास तब होगा जब युवा आगे बढ़ेगा। उपेंद्र यादव, एक सेकंड। अमित गोयल जी, जो आरोप आप लगा रहे थे, सवाल ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अब नहीं कांग्रेस आपसे एक कदम आगे बढ़ रही है और आरोप के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा आपके पास? क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि अंतिम छोर के बैठे हुए व्यक्ति के बारे में जब कांग्रेस सोचती है तो आप उस मैनिफेस्टो को पहले ही झूठा कैसे बता सकते हैं? आपने 15 लाख की वादा किया था कि 15 लाख आए, लोग अभी भी पूछते हैं।
लक्ष्मी जी, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं जी। आप कह रहे हो कांग्रेस अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की चिंता कर रही है। गरीबों के लिए 2.5 करोड़ आवास कौन सी सरकार ने बनाए? दूसरी बात, 9 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन कौन सरकार ने दिए? 10 करोड़ शौचालय बनाकर हमारी महिलाओं को सम्मान देने का काम कौन सरकार ने किया? हमारी मेरी बात सुनो, आप बोलो मत बीच में, आप डिबेट को बाधित करने का प्रयास मत कीजिए। आप सुनिए, संकट ये लक्ष्मी की आवाज कम कर दीजिए। ये डिबेट को बाधित करने का प्रयास करते हैं, ये डिबेट को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। जब मैं जो आंकड़े बता रहा हूँ उसको सुनने का दम होना चाहिए इनमें। इनके पास बोलने को कुछ भी नहीं है। कुल मिला के घोर राष्ट्र विरोधी, अनैतिक, महिलाओं के सम्मान को हरने वाला और झूठा घोषणा पत्र है। अंत्योदय के नाम पर मजाक कर रहे हैं जो 50 साल देश में कुशासन दिया इन्होंने। मेरा आप ये बताइए, लक्ष्मी, मेरा निवेदन है कि आप इस डिबेट को खराब मत कीजिए, इनकी आवाज को कम करिए। जिस सरकार ने 9 करोड़ शौचालय बनाए हो, महिलाओं को 7 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए हो, जिसने 2.5 करोड़ मकान बनाए हो गरीबों के लिए, 5,34,000 करोड़ रुपया सरकार ने विभिन्न स्कीमों का गरीबों के खाते के अंदर पहुंचाया है। और इनके समय पर 12 किलोमीटर रोड सड़क बनती थी, 27 किलोमीटर रोड सड़क बनी है। कुल मिला के पूरा देश विकास के एक नए मार्ग पे चल पड़ा है। और कांग्रेस का घोषणा पत्र, ठीक है सर। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी, कुछ संवाददाता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सर। उससे पहले 10 सेकंड में सर आपसे जवाब चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कांग्रेस पर कि राष्ट्र विरोधी इस तरीके के डिसीजन लिए गए हैं मैनिफेस्टो में, ये आरोप सर हमारा नहीं है, जी मीडिया का नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एक और कांग्रेस किसान और बेरोजगारों का मुद्दा उठा रही है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना नैरेटिव सेट कर लिया है कि नहीं, राष्ट्रवादी मुद्दा रहेगा? श्याम सुंदर जी, चौधरी साहब जरा सुन लीजिए जरा। श्याम सुंदर जी, जी लक्ष्मी सर जवाब आपसे चाहूंगी। जी, मेरा सवाल यह है सर कि एक और जो हम दिखा रहे थे, जिस पर आरसी चौधरी इतना भड़क रहे थे कि ये आप क्या दिखा रही है, वो आरोप थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से 370 को भी लेकर कि कांग्रेस ने इस तरीके का ऐलान किया है अपने मैनिफेस्टो में। मेरा सवाल ये है कि एक और भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि राष्ट्र विरोधी इस तरीके के डिसीजन लिए गए हैं। क्या माना जाए कि जहां कांग्रेस पार्टी किसान, बेरोजगार, युवा इनको मुद्दा बना रही है, तो बीजेपी ने साफ सेट कर लिया है कि नहीं, राष्ट्रवाद ही मुद्दा रहेगा? देखिए लक्ष्मी जी, कल मैं अमित शाह जी को भी सुन रहा था जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उन्होंने कहा हम राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाएंगे, अहम तरह से बनाएंगे। और अभी अरुण जेटली जी भी थोड़ी देर पहले ही आपके सामने बोल रहे थे कि कुछ चीजें ऐसी है जो कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। और मैनिफेस्टो में जिस प्रकार से कुछ चीजें कांग्रेस ने दर्शाने का प्रयास किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में वह अलग से जाकर के वोट प्राप्त कर ले, वो बात सही है, कुछ चीजें कही है। लेकिन आप देखिएगा कि अब इनके मैनिफेस्टो में आ जाने से नियम बन जाएगा या लागू हो जाएगा, ये तो संभव नहीं। उनको सबके लिए संसद में अलग से आपको विधेयक लाना पड़ेगा, वहां पर पास कराना पड़ेगा, क्योंकि ये तो केवल मैनिफेस्टो में आए ये बातें। तो इससे कोई देश प्रभावित बाद में अगर सत्ता में आ जाते हैं और बहुमत। देखिए ना, अमित गोयल जी कह रहे हैं, ठीक है मैं आपके पास लौटूंगी, तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार बात करते हैं कि आखिर इस मैनिफेस्टो को वहां की जनता कैसे देख रही है। कोटा से हिमांशु हमारे साथ हैं, अजमेर से मनवीर हैं, सर लौटती हूँ आपके पास, उदयपुर से अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जोधपुर से अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कोटा का रुख करते हैं, हिमांशु लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे। हिमांशु, सवाल यह है कि आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर आम जनता के लिए इसमें क्या कुछ खास रहेगा। कोटा में आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ वहां की जनता कितनी संतुष्ट नजर आ रही है? आज के मैनिफेस्टो से क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है कांग्रेस के पक्ष में या फिर उसके खिलाफ? लक्ष्मी, देखिए मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया है, जनता के लिए मैनिफेस्टो है, जनता के बीच आ चुका है। अब जनता को तय करना है कि वो इस मैनिफेस्टो को किस तरह से देखती है। गरीबी मिटाने की बात की गई है, किसानों की बात की गई है, बात पूरी तरह से व्यापार को आगे बढ़ाने की गई है, व्यापार के सरलीकरण से लेकर के शिक्षा, यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो के जरिए हर तबके को छूने की कोशिश की है। अब जनता के बीच में मैनिफेस्टो है, सीधा सवाल जनता से करते हैं, क्योंकि काफी देर से तमाम जो लोग हैं कोटा के अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए वो हमारे साथ में है। सर, किस तरह से देखते हैं मैनिफेस्टो? हर तबके को टच करने की कोशिश की गई है, क्या जनता तक इसका फायदा पहुंचेगा? ये बहुत अच्छा घोषणा पत्र है, जिसके अंदर
जनता की सहूलियतों को देखकर सारी बातें रखी गई हैं। इसमें न्यूनतम आय में 72,000 रुपये की जो योजना रखी गई है वो हर गरीब आदमी के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। साथ ही व्यापारियों को जो 3 वर्ष तक नया कार्य शुरू करेंगे उन्हें किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं लेने की बात कही गई है। ये भी व्यापार वर्ग में एक बहुत ही अच्छी बात है। पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लागू करने की जो बात करी गई है उसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, ये भी एक बहुत अच्छा काम है। और इसके साथ साथ शिक्षा पर और अन्य जो बातें इस घोषणा पत्र में रखी गई हैं सभी बहुत सराहनीय। सर, आपको क्या लगता है, क्या आम जनता को फायदा मिलेगा इस मैनिफेस्टो? बिल्कुल आम जनता को फायदा मिलेगा। किस तरह से देखते हैं जी, आप बताइए किस तरह से देखते हैं मैनिफेस्टो? आम जनता को बिल्कुल फायदा मिलेगा साहब, आम जनता के हित में काम करेगी। आपने देखा मैनिफेस्टो को? जी नहीं, अभी आपको जानकारी नहीं है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है और हर तबके को छूने की कोशिश की है, शिक्षा को बढ़ाने की बात की है, गरीबी दूर करने की बात की है, किसानों को आगे लाने की बात की है, उन्हें नई स्कीम्स की बात की है, 72,000 जो सालाना गरीबी तबका है जो 20% का रेशो है उसको देने की बात की है। किस तरह से देखते हैं? काफी कुछ बदलाव होगा, अच्छा है। किस तरह से देखते हैं साहब मैनिफेस्टो को? बहुत अच्छा है, हर तरह से उपयुक्त है, गरीबों के लिए भी उपयुक्त है। और जो उद्योग वर्गीय जो 3 साल के लिए उन्होंने कहा है कि भाई हम कोई शुल्क नहीं लेंगे, उसके लिए बहुत अच्छा है। सर, आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सिर्फ लुभावनी बातें करी है। 72,000 रुपए देने की जो बात करी है उसकी जगह नौकरियों की कोई बात नहीं करी। किसी बेरोजगार को नौकरी, अपने देश के अंदर इतने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरी की कोई बात नहीं करता है। सिर्फ 72,000 रुपए महीने देते हैं, इससे क्राइम बढ़ेगा, ये सब चीजें ठीक नहीं है। 2020 तक नौकरियां देने की भी बात की है। 2020 और 70 साल में तो कोई नौकरी थी नहीं, इतने सारे बेरोजगार है ही सही, आज भी घूम ही रहे हैं और कल भी घूमते ही रहेंगे। तो 72,000 रुपए देने का मतलब क्या है? 124 खत्म कर रहे हैं, किसानों के खिलाफ यूं कह रहे हैं कि अगर आप कर्ज लो बैंक से तो हम आपको उस पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी। हमें भी किसान बना दो साहब, हम भी पैसे ले लेंगे बैंक से और भाग जाएंगे। सर, आपका क्या रिएक्शन होगा कांग्रेस के घोषणा पत्र पर? जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि कांग्रेस ही जीते। अच्छा, आप बताइए, हिमांशु आपके पास लौटेंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो यहाँ के ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि कहीं न कहीं प्रतिक्रिया? मैनिफेस्टो में जो बातें की गई हैं वो जनता को छू रही हैं। हिमांशु, लौटूंगी आपके पास। अजमेर से मनवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनवीर, मैनिफेस्टो कांग्रेस की ओर से आ गया है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी मंथन कर रही है, विचार कर रही है कि आखिर क्या वादे किए जाएं, लेकिन जो आज मैनिफेस्टो आया है जनता उसको किस तरीके से देख रही है और क्या अजमेर की जनता को लगता है कि ये मैनिफेस्टो वहां की जनता के लिए कारगर साबित होगा, उसके लिए प्रभावित करेगा, उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करेगा? किसके साथ आप? देखिए लक्ष्मी, जिस तरीके से चुनावी शोर शुरू हो चुका है और इस चुनावी शोर के बीच में वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन वायदे के पीछे के इरादे को जानना बेहद जरूरी है और ये शायद जो जनता है वो इस वायदे को कसौटी पे खड़ा कर सकती है। और यही वजह है कि अजमेर के तमाम लोग हमारे साथ में, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है उसको लेकर के इनको क्या लगता है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आ चुका है। आने वाले समय में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा ये बताने की कोशिश इस मैनिफेस्टो में है। क्या लगता है आपको? वैसे तो मैनिफेस्टो सभी जो देते हैं वो सिर्फ एक चुनावी प्रलोभन होता है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने दो जो मेजर पॉइंट है, एक तो 72,000 का और एक सशक्त बल को लेके जो उन्होंने कहा है कि उसकी जो पावर्स हैं, अधिकार है, उन्हें कम किए जाएंगे, वो दोनों ही चीज गलत है। जिस तरीके से पूर्व के अंदर कहा गया था, जो पहले जो अभी सरकार है, निवर्तमान सरकार है, उन्होंने कहा था 15 लाख देंगे, वो भी एक जुमले टाइप निकला। अब 72,000 भी एक जुमले टाइप होगा। 72,000 अगर आती हैं और 72,000 देते हैं तो ये देश किस और बढ़ेगा? अब सबसे बड़ा सोचने विषय है कि आपने कहा कि मिनिमम वेजेस, जो न्यूनतम दर है देने की, वो आपने तय कर रखे कि 12 मतलब 1,20,000 होनी चाहिए। अगर 12,000 आप मंथली मानते हैं तो 12,000 के अंदर तो फिर एक नौकर भी नहीं मिलेगा, एक ड्राइवर भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। जब आप 72,000 देने की बात कर रहे हैं तो 72,000 और ये सशस्त्र बल की जो बात की जा रही है, ये दोनों ही देश को पीछे ले जाने वाली बात है। और दोनों ही पार्टी ये करती भी आई है, आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है। दोनों पार्टी देश के साथ, जनता के साथ प्रलोभन दे देकर, यानी कि लोक लुभावन वायदे जो होते हैं वो आमतौर पर पूरे नहीं होते। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है। अभी राजस्थान के अंदर किसानों की कर्ज माफी की बात करी थी कांग्रेस की गवर्नमेंट आने पर राहुल जी ने। राहुल जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो झूठे वादे नहीं करते हैं। और आज जो मैनिफेस्टो के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं वही वादे किए जो वास्तव में निभाए जाएंगे। और जो 72,000 रुपए गरीबों को, जो 20% से कम आए जो लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे वाले,
उनको जो 72,000 रुपए सालाना जो न्यूनतम मजदूरी देने की बात करी आय के लिए, तो वो वादा पूरा होगा, हर हालत में पूरा होगा। वो ये क्या लगता है जिस तरीके से कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है सामने, लग रहा है कि देश अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो प्रगति की तरफ बढ़ेगा? ये जो वायदे हैं ये राष्ट्रहित में हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस सत्ता में आ ही नहीं सकती, क्योंकि इनका जो भी ये चीज तैयार कर रहे हैं, एक थोती इन्होंने घोषणा कर दी, और दूसरी ओर इनके आतंकवाद को सुरक्षित करते हुए इन्होंने जैसे 12 भादस में बदलने की जो इन्होंने बात करी घोषणा पत्र में, अगर देखा जाए तो वो राष्ट्रद्रोह को बढ़ावा देगा। इनकी जो भी ये थोती जो इन्होंने घोषणाएं करी है, चूंकि सत्ता में आ ही नहीं सकते, तो ये जो भी घोषणाएं सारी थोती और चलिए मनवीर आपके पास लौटेंगे। उदयपुर से अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानते हैं कि आखिर उदयपुर की जनता क्या सोच रही है, कितना उसको लगता है कि नहीं कांग्रेस का मैनिफेस्टो उसके पक्ष में होगा। अविनाश, उदयपुर में इस वक्त आप मौजूद हैं, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा है कि जिन 5 योजनाओं पर हम फोकस कर रहे हैं वो पंजा है, और पंजा ही दिल्ली का सिंहासन तक पहुंचाने के लिए कारगर साबित होगा। क्या कहती है उदयपुर की जनता? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, हम सीधे ही लोगों से ही बात करेंगे कि क्या लगता है कि ये मैनिफेस्टो कांग्रेस को सत्ता पर काबिज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो है, और वो जो घोषणा करते हैं उसको वो इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। उसका उदाहरण 3 स्टेट है। उन्होंने जो है किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही और 10 दिन में माफ किया। ये जो घोषणा पत्र है ये गरीबों के लिए है, युवाओं के लिए है। युवाओं को 1 साल में 20 लाख नौकरी दी जाएगी। मनरेगा के लिए है, 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन उसमें किए जा रहे हैं। गरीबों के लिए है, युवाओं के लिए है। क्या और खास बात जो आपको लगती है कि जो इस मैनिफेस्टो में आई है? राहुल गांधी जी ने आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी किया, तो सबसे अच्छी बात तो ये कि शिक्षा का जीडीपी का 6% वो शिक्षा पर खर्च करेंगे। और इससे भी अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 सालों में सार्वजनिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग किया है, चाहे वो आरबीआई हो, सीबीआई हो, सीएजी हो, इसको संसद के अधीन किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएंगे ताकि महंगाई कम हो और आम जनता को इससे राहत मिले। महंगाई कम हो, आम जनता, लेकिन क्या ये मैनिफेस्टो वोटर्स को लुभा पाएगा? क्या आपको क्या लगता है? देखो भैया, बात बिल्कुल स्पष्ट है। देश में शासित भाजपा की सरकार जो 5 वर्षों से है, 5 वर्षों से ये सरकार बेरोजगारी के नाम पर, 15 लाख रुपए देने के नाम पर, किसानों की कर्ज माफी के नाम पर, और ये सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर झूठ बोल बोल के सत्ता में आई, परंतु ये एक भी कोई काम जनता का दिल लुभाने वाला इस देश में आज तक कर नहीं पाए। जनता को कोई सुख, कोई योजना, कोई तरीका जो सरकार चलाने का होता है वो नहीं दे पाए। तो इसलिए अब जो हमारा मैनिफेस्टो राहुल गांधी जी ने आज पेश किया है, उस मैनिफेस्टो को जनता के लिए पूर्णतः समर्पित करते हुए, जनता के लिए जिन योजनाओं का उल्लेख उसमें किया गया है, उसको देखते हुए लगता है कि देश देखा जाए तो वो सारा महिलाओं के लिए ही होता है, क्योंकि घर का बजट जो होता है महिलाओं से ही चलता है और महिलाएं उसको लेके चलती है। जो भी परेशानी होती है, आदमी कमा के लाता है, उसको कैसे संभालना है वो सारा महिलाओं के ऊपर होता है। ये जो हमारा जो कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र आया है, इसमें आम आदमी से लेके छोटे से लेके बड़े तक सबके लिए कुछ न कुछ है। और हम हमेशा जैसे ये आते हैं, हम कभी लुभावने वादे नहीं करते जैसे 25 लाख आएंगे या आएंगे। बहुत शुक्रिया यहाँ सब लोगों से बातचीत करने के लिए। जोधपुर से अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोधपुर की जनता क्या सोचती है ये भी जान लेते हैं, और जोधपुर की सीट भी हॉट सीट होने जा रही है क्योंकि यहाँ पर 2 बड़े दिग्गज आमने सामने नजर आएंगे। अरुण हर्ष, जोधपुर में क्या लोग कह रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है, जो वादे करने थे वो अब सबके सामने हैं। कांग्रेस किन किन बिंदुओं को लेकर चल रही है ये भी सबके सामने है। क्या इस मैनिफेस्टो को जनता वहां की पसंद कर रही है, या फिर लगता है कि नहीं, जनता तक ये मैनिफेस्टो नहीं छू पाया जनता को? लक्ष्मी, मैं बता दूं, कुछ लोग हैं कांग्रेसी है, हालांकि मेरे साथ आम जनता नहीं है, लेकिन मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ किस तरह से जो राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया है, कैसे उन वादों को पूरा कर पाएंगे। जिस तरह से 72,000 देने की बात है, चाहे धारा हटाने की बात है, कानून में बदलाव की बात, किस तरह से पॉसिबल है ये, और आप किस तरह से कर पाएंगे? ये कोई अच्छे दिनों का कपोल कल्पित दस्तावेज नहीं है जो कि छद्म था। ये एक धरातल से जुड़ा हुआ इस तरह का दस्तावेज है जिसमें वास्तव में गरीब के हित को देखा गया है।
बहुत सारे राजकोषीय घाटे को पूरा करने की व्यवस्था और अर्थशास्त्रियों से इसकी राय भी ली गई है। मैं कहता हूं कि राइट टू हेल्थ की बात करिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र में, किसी ने की क्या? सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पे गरीबों के जमीर को जगाकर उनको हक को मारने की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये बहुत दुखद है। उनको तो इसका स्वागत करना चाहिए न्याय योजना का, कि जिस तरीके से न्याय योजना के नाम पर इन्होंने फायदा देने की बात करी है 72,000 रुपया सालाना 20% लोगों के लिए, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कोई भी ऐसी योजना सिर्फ कांग्रेस के द्वारा की गई है, इन्होंने हमेशा उंगली उठाई। इन्होंने वृद्धावस्था पेंशन योजना पे इन्होंने उंगली उठाई, इन्होंने मनरेगा पे उंगली उठाई, आज फिर एक योजना पे उंगली उठा रहे हैं। सिर्फ इनका काम है कि इस तरीके की योजनाओं के बारे में इस तरह की बातें की जाए। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की ये महती योजना है, राइट टू हेल्प, किसानों की कर्ज मुक्ति, और जिस तरीके से युवाओं के रोजगार के लिए इस मैनिफेस्टो में बात की गई है, ये सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। अच्छे दिनों की बात नहीं कर रही है, वास्तविक दिनों की बात कर रही है कांग्रेस। आप किस तरह से देखते हैं हनुमान सिंह? बिल्कुल, ये पूरा भरोसा और विश्वास है कि जिस तरीके से राहुल जी ने जो वादा किया है वो पूरा वादा करते आए हैं। पहले भी जो किसानों के ऋण माफ का वादा किया था वो भी पूरा किया। चलिए अरुण, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ की जनता की प्रतिक्रिया हमारे साथ रखने के लिए। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके साथ मौजूद थे, जाहिर है कि पार्टी कार्यकर्ताओं का तो यही कहना है कि जिस विजन को लेकर पार्टी चल रही है उसको पूरा करेगी। अमित गोयल जी, सुना आपने आम जनता की आवाज को भी, अमित गोयल ने सुना होगा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जनता कह रही है कि नहीं, भरोसा है। कम से कम आधा फीसदी लोग ये मानते हैं कि जो कांग्रेस मैनिफेस्टो लेकर आई है उसमें जनता की भावनाओं का ध्यान रखा गया है, जनता की जुड़ी हुई चीजों का ध्यान रखा गया है। किसान, बेरोजगार, युवा, ग्रामीण, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्टो बनाया गया है, जो कहीं न कहीं जनता को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ नजर आ रहा है। अमित गोयल। लक्ष्मी जी, मैं आपको बताऊं, जिस जनता से आपने अभी सर्वे किया है, जिनकी बातें दिखाई हैं, उनमें से एक दो लोग तो ऐसे हैं जो डिबेट में मेरे साथ में आ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। तो कुल मिला के जनता की आवाज नहीं थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज थी। देश की जनता की आवाज अगर ऐसी होती कि एक देशद्रोह का कानून खत्म कर दिया जाए, सेना के पावर खत्म कर दिए जाए, महिला के प्रति अपराधों के अंदर जमानत दे दी जाए, चोरी, लूटपाट, गोलीबारी में जमानत दे दी जाए, क्या देश की जनता से साक्षी गया? मैं वही कह रहा हूँ, देश की जनता, देश की, हाँ मैं वही कह रहा हूं। तो आपने अधिकांश लोग दिखाए हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, और आपके जो वहां पर जो आपके पत्रकार हैं, आपके जो लोग मौजूद हैं, उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के बाहर से लोगों की राय जान ली है। लेकिन ये आपको बता दूं, मैं आपको आज ये बताइए मेरे को, देश में सबसे ज्यादा शासन कौन सी पार्टी ने किया? 50 साल देश में शासन करने वाली पार्टी, जिसके परिवार के लोग 32 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, किसी ने प्रधानमंत्री 32 साल गांधी परिवार कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री रहा, और आज देश 70 साल के बाद में भी उन्हें कहना पड़ता है कि हम न्याय योजना लाएंगे, गरीबों का उत्थान करेंगे। तो क्या 50 साल की उनकी प्रशासनिक विफलता नहीं है? आरसी चौधरी, आज मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ बार बार कि गरीबों के लिए मकान बनाएगी बीजेपी, और दोनों ही लोगों को ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिएगा। ये मत कहिएगा कि जो लोग प्रशंसा कर रहे थे आपकी आवाज, उनकी आवाज सिर्फ आप तक पहुंची, और जो लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि अगर आप 72,000 दे रहे हैं तो आखिर इसकी नौबत क्यों है? 70 साल बाद भी अगर 20% आप आंकड़ा लेकर चलते हैं कि बहुत ज्यादा गरीब है, तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? लोग ये भी कह रहे हैं कि 370 को हाथ नहीं लगाएंगे। इसकी आखिर मंशा क्या है कांग्रेस की? क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे उसको पूरा करने के लिए? इन्होंने क्यों नहीं करी? देखिए, पहले बीजेपी के वक्ता का पेट भर जाए तो मैं ये कह रहा हूं कि इस देश के अंदर अगर लक्ष्मी थोड़ा सा अगर देखते, अगर आप अपने पूर्वजों से अगर बातचीत करते तो वो बताते कि इस मुल्क के अंदर लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था। देश के प्रधानमंत्री ने देश से अपील की थी कि एक दिन का उपवास रखें ताकि देश के तमाम लोग पेट भर सकें। जब इंदिरा जी ने 1971 के अंदर ये स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, उस समय देश के अंदर गरीबी की रेखा कितनी थी, कितने लोग गरीबी के नीचे थे? लोगों के घर में टीवी नाम की कोई चीज नहीं होती थी, मोटरसाइकिल किसी ने देखी नहीं थी, और ऐसे ही परिवार से एक माँ आता था, मेरे पूरे गांव के अंदर एक होती थी। लेकिन आज 20% अगर आबादी बची है, और इस देश से अगर गरीबी को अगर मूल उठाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है, क्योंकि देश के उद्योगपतियों को समझते हैं जो पाकिस्तान से लड़ाई करते हैं, आधा कश्मीर दे देते हैं, आप चाइना से लड़ाई करते हैं, हजारों वर्ग छोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूं, और आज भी आप ये कहते हो कि हम 6,000 रुपए देंगे। मैं कह रहा हूँ इस तरह की झूठी और छोटी घोषणा करने से देश की जनता बदलने वाली नहीं है। राजस्थान के अंदर किसानों के साथ आपने धोखा किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लेकर है, उस योजना को लागू नहीं किया आपने। आप आयुष्मान योजना को लागू नहीं करें, दामाशा कार्ड को आपने खत्म कर दिया। आप लोग झूठ
अब तक जो बेरोजगारी के आंकड़े सामने आते हैं, 70 साल में अगर युवा बेरोजगार है, जैसा कि आपने कहा है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार किस पार्टी को मानते हैं? सबसे ज्यादा जिम्मेदार मैं सिस्टम को मानता हूं, और उस सिस्टम में जो सुधार नहीं कर पाती हर पार्टी इसमें दोषी है। युवा बेरोजगार को मुद्दा तो बनाया जाता है, लेकिन उनका भाग्य के लिए ये नहीं सोचते कि वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और राजस्थान में स्थिति लंबे लंबे वादे करते हैं, जब चुनाव आते हैं तो लंबे लंबे वादे करते हैं। हम लगातार 8 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछली सरकार कांग्रेस की थी तभी लड़े, जो पूर्व सरकार बीजेपी थी तभी लड़े, हमें जेल में मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन हम यही मांग करें सिस्टम में सुधार हो, हर भर्ती का पेपर आउट होना। अब मान लीजिए, आप ये बताइए, बेरोजगारी भत्ता आपको 1 मार्च से मिलना था, किसी को मिला है क्या? ये लो, आप बताइए, आपको बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की थी। मैं बताऊं, बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की, मेरी बात सुनिए, बेरोजगारी भत्ते की घोषणा किसने की थी? 1 मार्च से बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप ये बताइए, आपको गहलोत सरकार में किसी को 1 बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? मैं कह रहा हूँ, बेरोजगारी भत्ता मिला क्या, बताना चाहिए आप लोगों को। पूरे देश के अंदर 15 करोड़ लोगों को। ठीक है सर, दुख मुझे होता है। श्याम सुंदर जी, सर बहुत कम समय है, फाइनल आपका विश्लेषण समझना चाहूंगी। आपकी जनता को सुना, 1 सेकंड। अमित गोयल जी, अमित गोयल प्लीज टेप मत लगाइए किसी के मुंह पर, सबकी बात आने दीजिए। श्याम सुंदर जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। श्याम सुंदर जी, मुझे कुछ कहना चाहूंगा। श्याम सुंदर जी, सर लास्ट सेकंड सवाल है मेरा आपसे। श्याम सुंदर जी, मैं एक बात, श्याम सुंदर जी, बेहद महत्वपूर्ण सवाल सर। मेरा सवाल ये है, 1 सेकंड उपेंद्र यादव, थोड़ा सा सब्र रखिए। श्याम सुंदर जी, आपने जनता को सुना, आपने भारतीय जनता पार्टी को सुना, आपने बेरोजगार नेता को भी सुना, कांग्रेस पार्टी का पक्ष सुना। ऑल ओवर अगर मैं फाइनल सर आपका विश्लेषण समझना चाहूं तो इस पूरे मैनिफेस्टो को देखते हुए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका विश्लेषण क्या कहता है सर? देखिए लक्ष्मी जी, मैं बार बार कह रहा हूं, वोटों की राजनीति है। वोट किस प्रकार से मिले, लोक लुभावने ने वादे करने के, जिस प्रकार से पहले भी देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि भाजपा मान नहीं रही थी कि कर्जा माफ करेंगे संपूर्ण। ये कह रहे थे कि हम बिना बजट के कर्जा माफ करने की बात बीजेपी ने भी की थी। उन्होंने कहा 2000 करोड़ का प्रावधान करके 8000 के कर्जे माफ कर दिए। अब यहाँ 18000 करोड़ का कर्जा हो गया, कर्जा सरकार के ऊपर तो हो गया, किसानों का अभी तक, क्योंकि कमर्शियल बैंकों का माफ कर नहीं पाए। मेरा कहने का मतलब, वादे ऐसे करो जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति उसको अलाउ करती हो। देश की आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं है। आप क्योंकि चुनाव जीतने के, आप सत्ता पाने के लिए लालायित हैं और वो सत्ता खोना नहीं चाहते। आप देखिए बीजेपी बहुत का भी शुक्रिया आपका मेरे साथ शामिल होने के लिए, अपना उसमें पक्ष रखने के लिए माफी चाहूंगी। कई लोग उंगली उठा रहे थे अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन समय इतना ही था। सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, दोनों ही पार्टियां कमोवेश अपना जोड़ तोड़ लगाने के लिए जुटी हुई हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया है, भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। देखना होगा कि उसके भी घोषणा पत्र में क्या कुछ वादे होते हैं, लेकिन तय आपको करना है कि आखिर आपको कैसी सरकार चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।